प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम बिजनेस स्टडी में करने जा रहे हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर इस भाषा में कहेंगे कि एनुअल पेपर में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आना ही आना है। और इस क्वेश्चन में अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं तो उसके बाद आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो कम वैल्यूएबल होता है और ये ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह से एग्जामिनर के दिमाग में फीड हो जाती है और वो एकदम से आपको 6/6 नंबर दे देता है। इसलिए आप इस प्रोसेस को इसी तरह से परफॉर्म करने की कोशिश करें। सबसे पहले होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग। हमने पहले भी आपको बताया था कि प्लानिंग और कंट्रोल दोनों आपस में कोरिलेटेड होते हैं। प्लानिंग के अंदर हम हर एक चीज़ का सबसे पहले स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, रिलेटेड विद सेल, रिलेटेड विद ह्यूमन पावर, रिलेटेड विद प्रॉफिट, रिलेटेड विद अदर फिजिकल रिसोर्सेस। हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड निर्धारित करना ये हमारी प्लानिंग का पहला पार्ट होता है। ऐसे ही हम अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं गुडविल का, तो हम वहाँ पर आपको एक चीज़ बताते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट यू कैन से स्टैंडर्ड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ओवर 100। ये हमारे बिजनेस का हर साल प्रॉफिट कमाने का एक निश्चित स्टैंडर्ड है, निश्चित प्रमाण है। दूसरे नंबर पर हमारा जो स्टैंडर्ड होता है उसको फिर एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस किसके साथ किया जाता है? जब हमारे एक्चुअल में रिजल्ट आते हैं। अब हमने नॉर्मल प्रॉफिट बना लिया 5 लाख, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10%, 5 लाख गुना में 10/100 दैट इज द 50,000। फिर हम उसकी कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट के साथ। एक्चुअल प्रॉफिट को हम फाइंड आउट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और फिर हम रिजल्ट निकालते हैं। इफ एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, नो गुडविल। इफ एक्चुअल प्रॉफिट लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, नो गुडविल। इफ एक्चुअल प्रॉफिट ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन इट कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। सेम इसी तरह से हमारे वर्कर के लिए हम स्टैंडर्ड बनाते हैं 12 यूनिट का। अगर वो 12 यूनिट से ज़्यादा यूनिट बनाता है तो वो एक सुपर कैटेगरी का मजदूर है। अगर वो 12 यूनिट ही बनाता है तो वो एक नॉर्मल है। अगर वो 12 से नीचे जाता है तो वो बिलो स्टैंडर्ड है। तो ये हम लोग यहाँ से एनालिसिस करके पता लगाते हैं कि हमारा जो काम है वो स्टैंडर्ड के बराबर हुआ, स्टैंडर्ड से फालतू हुआ या स्टैंडर्ड के कम हुआ। इसके लिए फिर हम एक्शन लेना शुरू करते हैं कि हमारे काम में अगर कमी आई है, डेफिशिएंसी आई है, तो उस डेफिशिएंसी के पीछे क्या कारण है। डेफिशिएंसी के पीछे रॉ मटेरियल हो सकता है, डेफिशिएंसी के पीछे हमारी पावर हो सकती है, डेफिशिएंसी के पीछे हमारी मशीनरी हो सकती है, डेफिशिएंसी के पीछे हमारी गाइडेंस हो सकती है। तो जो भी हमारा वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट को क्लिक करना और क्लिक करने के बाद उस पर एक्शन लेना और उसको करेक्ट करने की कोशिश करना ताकि वो गलती जो पहले हो चुकी है वो दोबारा से रिपीट ना हो और हम उस गलती का सुधार कर सकें और अगली बार अपने स्टैंडर्ड को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करके अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करके अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकें। दिस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग प्रोसेस कि हमने सारी चीज़ों को
सबसे पहले स्टैंडर्ड में ढाला, फिर एक्चुअल में रिजल्ट गेन किए, फिर उसकी हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद हमने ये पता लगाया कि कमी किसके कारण हुई है। उस कमी को ठीक करने के लिए हम पूरी तरह से एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद उसके जो भी कमी होती है, अगर हमारे स्टैंडर्ड में कमी है, स्टैंडर्ड में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। और यदि हमारी पावर्स, बिजली और दूसरी पावर में किसी भी प्रकार की कमी है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी गाइडेंस में कमी है तो हम अपने एम्प्लॉय को डिफरेंट टाइप से ट्रेनिंग और तरह के उनको नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो गलती दोबारा से रिपीट ना हो। इसी प्रोसेस का नाम है बच्चों कंट्रोलिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस को आपने अच्छी तरह से ये डायग्राम बनाकर फिर आपने परफॉर्म करना है। दैट्स इट।